एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल चैप्टर 2 ग्लोब। चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। बात करते ग्लोब। ग्लोब का अर्थ क्या है? ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का ही लघु रूप है। पृथ्वी को ही छोटा रूप में बतलाया गया है और ये वास्तविक जो उसका है पृथ्वी का, उसको बताया गया है। उसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। अक्षांश क्या? अक्षांश को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आता है और देशांतर लॉन्गिट्यूड जो है पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। अब डिटेल में बात करेंगे आगे। फिलहाल देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम लोग सभी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो पृथ्वी अर्थ जो है गोलाकार नहीं है। कैसा है? भूभाग है हम लोग का। पता बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी चपटी है और बीच में मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, थोड़ा सा फैली हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब को देखिए। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतूप है। क्या बोला? पृथ्वी का है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप है। पृथ्वी को ही छोटा रूप में बतलाया गया है ग्लोब के माध्यम से। इसमें क्या होता है? उसका पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप को बताता है। जैसे चिट 2 दशमलव में देखिए, आपको बताया ग्लोब देखिए क्या है हम लोग का अर्थ है, एक्सेस है। एक्सेस हम लोग क्या है यहाँ पर है? साउथ पोल। इसके ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है। आगे बात करते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान कैरी नहीं कर सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब भी है जिसमें हम हवा भर के आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। आगे देखिए, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब जो हैं फिक्स नहीं होते हैं। उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जिस प्रकार कुम्हार अपना पहिया को घुमाता है या लट्टू जिस प्रकार घूमता है, उस प्रकार हम ग्लोब को घुमा सकते हैं। उसको हम पूरब से पश्चिम घुमा सकते हैं या पश्चिम से पूरब की ओर हम उसको घुमा सकते हैं। अब ग्लोब में रहता क्या है? ग्लोब में देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में, उनका सही साइज में, सही आकार में दर्शाया गया है। पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान किसी गोले पर, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान कोई गोला है, कोई राउंड है, उसमें किसी बिंदु का कोई पॉइंट की स्थिति पता करना क्या है? बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। अब क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है? इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? आगे डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि अर्थ में हम लोग कोई चीज़ का स्थान का स्थिति कैसे पता करते हैं, एक्चुअल में वो कहाँ पर है। इसलिए हमें कुछ बिंदुओं, कुछ पॉइंट एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ बिंदु और कुछ रेखा की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ध्यान से देखिएगा आप तो हम लोग क्या हल्की सी झुकी हुई है। कितना झुकी हुई आगे बताएंगे। 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सेस पर।
आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब पे झुकी हुई, देख लिया आप लोग, झुकी अवस्था में स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस बोलते हैं। आज देख लीजिए कि आपका अक्ष है, जहाँ झुकी हुई है वो। ग्लोब पर वे दो बिंदु, ग्लोब पर वे दो पॉइंट जिनसे होकर सुई गुजरती है, जिनसे होकर आपको सुई गुजर रहा है, वो क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। ऊपर तरफ क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या है, साउथ पोल है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग का अर्थ जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, क्योंकि पृथ्वी में कोई ऐसा सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष, अपने एक्सेस पर चारों ओर घूमती, एक्सेस में चारों ओर घूमती है। जो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिन लाइन है, ये चारों ओर घूमेगा। कौन घूमेगा, ग्लोब। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य जो है काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्या करता है, ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के उत्तर में स्थित, पृथ्वी के नॉर्थ में स्थित हाफ पार्ट को, आधा भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, तथा दक्षिण वाले आधा भाग को, साउथ वाले हाफ पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। यह दोनों, कौन दोनों, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, दोनों, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, काल्पनिक वृत्त। और वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में काट के अलग करती है। ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इसी के माध्यम से हम अर्थ में कोई भी बिंदु में हम बता सकते हैं और उसका स्थिति, हम पोजीशन उसका हम बता सकते हैं। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त आर्कटिक सर्कल से ध्रुवों, ध्रुवों क्या है, पहले ध्रुव जान लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है 90 डिग्री, उसी को हम लोग उत्तर ध्रुव बोलते हैं। इसी प्रकार नीचे को आइएगा तो देखिए विषुवत से कितना डिग्री में है, जो डिग्री में, नीचे आइएगा 20, 40, 60, 80, फिर 90 आएगा। नीचे क्या आएगा, 90 डिग्री। उसका नाम क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। आगे बात करते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त देख लीजिए बीच में है और ये जो डिग्री में है, इसके ऊपर जो जाएगा सबसे लास्ट पोजीशन जो है वो क्या है, उत्तर ध्रुव। ऊपर को नीचे आएगा तो नीचे का लास्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, दक्षिण ध्रुव। उसी के बारे में बताया जा रहा है बुक में कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, पोलर तक सभी स्थित समांतर वृत्तों क्या हम लोग बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, अंश को हम डिग्री में मान सकते हैं। आगे देखिए, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। शून्य अंश बोल सकते हैं या शून्य डिग्री भी बोल सकते हैं। तो विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री को डिनोट करता है, दर्शाता है। विषुवत वृत्त के ऊपर में हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन,
विषुवत वृत्त के नीचे हो जाता है साउथ डायरेक्शन, और विषुवत वृत्त से 90 डिग्री ऊपर जो जाता है नॉर्थ तरफ वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और विषुवत वृत्त के नीचे की ओर जाता है 90 डिग्री या 90 डिग्री वो कहलाता है साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव। आगे बात करते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को हम लोग अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 किस प्रकार है चलिए जानते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई वृत्त का चारों कितना मान होता है 360 डिग्री लगता है उसको। तो यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे है कि विषुवत वृत्त के ऊपर जाएगा 90 डिग्री, नीचे जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का डिवाइड करिएगा 90 डिग्री बाय टोटल कितना होता है वृत्त का 360 डिग्री, कितना आएगा 1/4, 1/4। इसी का आपका बोला गया है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त कितना 1/4 है, 1/4। अतः इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 360 डिग्री का 1/4 कितना होगा 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है हम लोग को 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। हम पहले बता चुके हैं 90 डिग्री क्या होता है, तो उत्तर तरफ उत्तरी ध्रुव नॉर्थन पोल और नीचे की ओर साउथर्न पोल। आगे देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी जो समांतर रेखाएं हैं उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार विषुवत वृत्त के दक्षिण लोग क्या बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। अक्षांश के मान के साथ उसका दिशा डायरेक्शन को भी लिखा जाता है, क्योंकि दोनों का मान सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि विषुवत रेखा बीच का लाइन है, दोनों बराबर बराबर भागों ने बांट दिया है। उदाहरण के देख लीजिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो। अगर बात करते हैं लोकेशन के बारे में तो महाराष्ट्र विषुवत रेखा के ऊपर में है, नॉर्थ साइड है, और जबकि ब्राज़ील जो है विषुवत रेखा के नीचे है, दक्षिण साइड में है। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोनों एक ही अक्षांश में है, बस अंतर सिर्फ है कि एक उत्तरी अक्षांश में है और एक दक्षिण अक्षांश पे है। तो बात करते हैं, बुक क्या बोला आपका, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री, अंश को हम लोग डिग्री बोल सकते हैं, 20 डिग्री उत्तर में है, और बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण या साउथ में स्थित है। एक ही अक्षांश में है, एक ही लैटिट्यूड में है, लेकिन एक आपका नॉर्थ साइड है, एक आपका साउथ साइड है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर या उत्तरी अक्षांश नॉर्थन लैटिट्यूड पर है, तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटते जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है विषुवत वृत्त। आगे देख के सब छोटा होते जा रहा है। देखिए उत्तरी से कितना छोटा हो गया,
इसीलिए ध्यान दीजिएगा विषुवत वृत्त, इससे जब जाइएगा आप ध्रुव को रहिए, क्या होगा, घटते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जान लेते हैं। विषुवत वृत्त हम लोग देख चुके हैं, पहले मैं आप लोग बताते हैं मैप से, फिर थ्योरी बता देंगे। मैप देखिए, विषुवत वृत्त है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला जो हम लोग को पॉइंट है विषुवत वीडियो डिग्री में, उत्तर की ओर जाते हैं हम लोग 23.5 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके आगे की ओर बढ़िएगा तो होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ पोल सर्कल। इसका कितना डिग्री में है ये, 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। उसी प्रकार हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो है 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री है साउथ में। इसका क्या नाम है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी प्रकार देखिए नीचे की ओर आते हैं तो क्या है, साउथ पोल सर्कल। ये कितना डिग्री है, 66.1/2 डिग्री साउथ। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ये 4 लाइन है। पहला कौन लाइन है, ध्यान से बता दे रहे हैं। पहला आपका 0 डिग्री है विषुवत रेखा, उसके ऊपर देखिए आपका नॉर्थ तरफ आपका 2 लाइन है, सॉरी, नॉर्थ तरफ देखिए आपका 2 लाइन। देखिए पहला लाइन है कर्क रेखा, दूसरा लाइन आपका है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा का कितना डिग्री में है, वो 27 डिग्री में है, जबकि उत्तर ध्रुव वृत्त आपका 66.5 डिग्री। उसी प्रकार हम साउथ तरफ आते हैं तो 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा है और 66.5 डिग्री आपका है दक्षिण ध्रुव वृत्त। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपका बुक लिखा हुआ विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, उत्तर ध्रुव बता चुके हैं पहले से ही 9 डिग्री उत्तर में, और दक्षिण ध्रुव 9 डिग्री दक्षिण में। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है। अक्षांश को हम लोग समांतर ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला उत्तरी गोलार्ध बता चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध में कौन है, कर्क रेखा, जो कितना डिग्री में है, 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर में है। दूसरा है उसी के नीचे देखिएगा विषुवत वृत्त के नीचे देखिए तो कौन है, दक्षिण गोलार्ध में कौन है, मकर रेखा, जो कितना डिग्री में है, 23.5 डिग्री में है वो। उसी प्रकार देखिएगा नॉर्थ तरफ तो उत्तर ध्रुव वृत्त है, नॉर्थ पोल सर्कल है, कितना डिग्री में है वो, 66.5 डिग्री में है। उसी प्रकार नीचे देखिएगा तो दक्षिण तरफ देखिएगा तो कौन है, दक्षिण ध्रुव वृत्त, कितना डिग्री में है, 66.5 डिग्री में है। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से है, तो पहला बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री में है, विषुवत रेखा के उत्तर साइड में 27 डिग्री में है, और मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण नीचे की ओर 27 डिग्री दक्षिण की ओर है। उसी के बारे में बोल रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। किसके बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। उस एरिया को हम लोग क्या नाम दिए हैं, उष्ण कटिबंध, टोरिड जोन। उस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम बोले हैं, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश, किसी भी लैटिट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं, डायरेक्ट आपको सनलाइट नहीं पड़ेगा। आगे देखिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, सूर्य की किरण तिरछी होती है।
इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त, उसी प्रकार दक्षिण तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैप में देख लीजिए, दोनों कटिबंध को बता देते हैं। देखिए ये जो पहला देख लीजिए बताया है उस कटिबंध, मकर रेखा और कर्क के बीच है ना उस कटिबंध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, उष्मा, इसलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध पड़ गया। उसी प्रकार आगे देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त, दक्षिण ध्रुववृत्त, इसको बोल रहा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे देखिए दक्षिण शीत कटिबंध, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है, इसका मौसम जो है, हीट जो है मध्यम रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में साउथर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंड बहुत होती है। ठंड बहुत होती है, क्यों होती है ऐसा? क्योंकि सूर्य वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। डायरेक्ट किसी चीज़ में टॉर्च से लाइट मारिएगा तो सीधा पड़ेगा, ऊपर तक वो उसका रोशनी नहीं जा पाएगा, क्षैतिज जाता है वो। कैसे जाता है? क्षैतिज, हॉरिजॉन में जाता है वो, इसलिए वो क्या होता है, शीत कटिबंध होता है, ये फ्रीजिंग जोन होता है, ठंडा ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तक सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। अब आगे बात करते हैं देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो बात करते हैं, किसी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ और जानकारी भी आवश्यकता होती है। किसी स्थान का स्थिति, कोई प्लेस का हमको का स्थान का पोजीशन जानना है तो अक्षांश तो चाहे ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर ने टोंगा आइलैंड और हिंद महासागर में मॉरिशस आइलैंड एक ही अक्षांश पे है, एक ही लैटिट्यूड पे है। कितना लैटिट्यूड पे है? 0 डिग्री, जो डिग्री दक्षिण में है पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल को दक्षिण ध्रुव साउथ पोल से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। हमको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसके लिए हम लोग को पूरब से पश्चिम का भी जानकारी होना आवश्यक है। हम लोग देशांतर में क्या बताता है? नॉर्थ टू साउथ, और देशांतर क्या बताता है? ईस्ट टू वेस्ट। जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएगा। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों, देशांतर के डिग्री में मापा जाता है, जिस प्रकार हम लोग अक्षांश को मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में हम विभाजित कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त है, हाफ सर्कल है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती है। इनके बीच को जो दूरी है वो पोलर तरफ जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा, और जब पोलर पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा?
0 डिग्री हो जाएगा। एक बार मैप देख लीजिए देशांतर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो डिग्री है, देख लीजिए इधर पूरब ईस्ट, इधर है आपका पश्चिम। ध्यान देखिए मैप एक बार, यहाँ जाएगा नॉर्थ पोल में जाएगा यार, साउथ पोल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो डिग्री हो वहाँ जाके हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है, तथा जब ध्रुवों में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाता है। जहां सभी देशांतर या मंतर क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इस प्रकार मिल जाते हैं। देख लीजिए एक बार, इस प्रकार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं से अलग सभी देशांतरी या मंतर की लंबाई क्या होती है, समान होती है। सबकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याएं में व्यक्त करना कठिन था, इनको संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब देशों ने निश्चय किया, डिसाइड किया कि ग्रीनिच कहाँ है, इंग्लैंड में है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित, जहाँ क्या है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली, माने ग्रीनिच से गुजरने वाली यामांतर प्राइम मेरिडियन से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मेन इसका पॉइंट बना दिया विश्व में, ग्रीनिच को उसके पूरब और पश्चिम को अलग अलग कर दिया। इस यामांतर को प्रमुख यामांतर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उस जो ग्रीनिच को क्या नाम दिया गया, प्रमुख यामांतर प्राइम मेरिडियन बोला गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यामांतर का मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम की ओर जा सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामांतर प्राइम मेरिडियन तथा 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, दो इक्वल पार्ट में, यहाँ कौन हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दो भाग में क्या हो जाएगा, अलग कर देगा, विभक्त कर देगा। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर, पूर्व इस तरह लिखते हैं और पश्चिम के लिए इस तरह लिखते हैं। यह जानना रोचक हुआ कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मेरिडियन एक ही रेखा पर, दोनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामांतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के देखिए, असम में जो धुबरी जगह है उसका 26 डिग्री उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में है, और 90 डिग्री पूर्वी देशांत। हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिए, उत्तर से दक्षिण आए और फिर पूरब से पश्चिम आए, जहाँ सेंटर मिला वहाँ पे को पॉइंट रख दीजिए, और जगह कौन हो गया, धुबरी। तो धुबरी देखा जाए तो 26 डिग्री नॉर्थ में है, और इधर से देखिएगा देशांतर देखिएगा तो 90 डिग्री पूरब में है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है और जो पूरब के पश्चिम की ओर, जहाँ बिंदु कट गया वहाँ पर टिक कीजिए, पता लगाइए
कि वह कितना डिग्री में है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन और वर्टिकल लाइन खींचिए। वर्टिकल लाइन को संख्या, जो वर्टिकल लाइन जो आप खींच चुके हैं उसको 1 2 3 4 खींचिए, और जो हॉरिजॉन लाइन खींचे उसमें क ख ग घ अंग लेटर से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटती, जो रेखा से दोनों काट रहा है, आपस में काट रहा है, वहाँ कुछ छोटे वृत्त, छोटा सा सर्कल खींच दीजिए, बना दीजिए। इस छोटे वृत्त को अ ब स द या ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मान लीजिए जिसको 1 2 3 4 बताए हैं, पूर्वी देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। हम मान लीजिए कि जो वर्टिकल लाइन जो लिए हैं वो देशांतर को बता रहा है, और जो क ख लिए हैं जो क्या बता रहा है, उत्तरी अक्षांश को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, मैप देख लीजिए एक बार, इसका मैप सही तरीके से देख लीजिए। देखिए दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ग्रीनिच। तो ग्रीनिच से आगे बढ़िएगा तो आपका क्या होगा, समय आगे बढ़ेगा, जाइएगा पीछे, आपका पीछे। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनिच, अगर ग्रीनिच में 12 बजा है, मान के चलिए दोपहर का ग्रीनिच में 12 बज गया, तो अब ध्यान देने बात कि भारत में कितना बजेगा। हम लोग देखते हैं भारत कितना आगे है, जो ग्रीनिच से कितना आगे है हम लोग का भारत। तो भारत देखिए भारत है ना, देखिए भारत, ध्यान दीजिए भारत कितना है, 5 एंड हाफ, लगभग 5.5 घंटा। तो अगर ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा अभी शाम का, 5:30। समझ गए। ग्रीनिच कहाँ पर, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में मान के चलिए दोपहर के 12 बज रहा है, तो हम लोग कितना बजेगा, शाम का 5:30 बज जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग का टाइम ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है। इसी प्रकार हम लोग पीछे की ओर जाते हैं, देख लीजिए ग्रीनलैंड देख लीजिए, वो क्या है, पीछे है। तो अगर ग्रीनिच इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनलैंड में 3 घंटा कितना बज रहा होगा, वहाँ 9 बज रहा होगा, सुबह के 9 बज रहा होगा। पीछे को और हम लोग आते हैं तो माइनस तो घटेगा। अगर ग्रीनिच इंग्लैंड में अगर दोपहर का 12 बजा है तो कितने, ग्रीनलैंड में कितना, 3 घंटा पहले कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, सुबह का 9 बज रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रमुख या मंतर। आगे बढ़ते हैं आप, देखिए इस प्रकार बताया गया है। 1 2 3 4 क्या था आपका बता चुके हैं, और क ख ग दिया है, एक लोकेशन ढूंढ के ये लोग दोनों को मिला के, अक्षांश और देशांतर को मिला के लाइन खींचा गया। अ दिया, ब दिया, स दिया, द दिया, ध दिया। अब इसको अब देखिए कि कौन कितना डिग्री में है, कौन कितना अक्षांश में है और कौन कितना देशांतर में है। अब बात करते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापना है तो सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति के द्वारा आप उसको माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, सनराइज एंड सनसेट डेली होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। इस तरह पृथ्वी में तो दिन रात डेली होगा और
इस अर्थ में जितना भी देश है वो सभी दिन रात होते होंगे। तो ये क्या है, समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, सभी लोग किए हैं। जो दोपहर में सबसे छोटी होगी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे क्या होगी, सबसे लंबी, दूर तक दिखाई देगी, खड़े रहिएगा तो आपका छाई, परछाई, शैडो। ग्रीनिच कहाँ है, इंग्लैंड में है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामांतर प्राइम मेरिडियन पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगी, ऊंचे बिंदु कब होगी, वो दोपहर के 12 बजे। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगी, उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी, क्योंकि सबसे ऊंचे बिंदु पे, सबसे जो मतलब दोपहर के 12 बजे। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर, इसे ध्यान दीजिएगा कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट राउंड करता है, चक्कर जो लगाता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय क्या जाएगा, आगे जाएगा, और जो पश्चिम में है उसका समय जाएगा पीछे। आपको एग्जाम्पल से बता दिए हैं, भारत क्या है, ग्रीनिच से आगे है, तो समय आगे गया 5.5 घंटा। और ग्रीनलैंड क्या है, इंग्लैंड से या ग्रीनिच से पीछे की ओर है, तो क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा वो। फिर से पढ़ दे रहे हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ईस्ट में है, उसके ईस्ट में जो है वो क्या चलेगा, ग्रीनिच समय से आगे बढ़ेगा, और जो पश्चिम में है वो पीछे चला जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। विधि क्या, देख लीजिए। पृथ्वी लगभग जानते हैं कि 24 घंटे में अपने एक्सिस, अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है 24 घंटा, सभी जानते हैं। अर्थात इसको हम लोग कैलकुलेशन करिएगा तो 360 को आप 24 से आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में हम लोग का पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, कैसे निकालिएगा आप, 360 को डिवाइड करिएगा 24 से तो 1 घंटा का निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 15 डिग्री निकलेगा। कैसे निकले, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर, 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। और इसको और शॉर्ट में कर लिख सकते हैं इसको कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसको कैसे किए, 1 घंटे है, ध्यान दीजिए 1 घंटा है मतलब 60 मिनट। अब 60 को डिवाइड कीजिएगा 15 से तो कितना मिनट आएगा, 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री घूमने में हम लोग को समय लगता है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट। मान के चलिए 0.25 डिग्री में वो 1 मिनट घूमेगा। अगर ऐसे निकाल सकते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहा है तो 2 डिग्री में 8 मिनट। तो जब 5 डिग्री घूम जाए तो कितना होगा, 1 घंटा 60 मिनट। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, ध्यान दीजिए, 5 डिग्री मतलब 1 घंटा। फिर से बोल दे रहे हैं, जब ग्रीनिच के दोपहर के 12 बजते हैं, जब इंग्लैंड में मान चलिए 12 बज गया है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 60 मिनट होगा। अर्थात 1 घंटा क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रीनिच से 5 डिग्री पश्चिम क्या हो जाएगा, 1 घंटा पीछे, वहाँ पे 11 बजेगा। इसी प्रकार
जब गिनीज पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होंगे। क्यों होंगे 12 बजे? क्योंकि 24 घंटा हम पूरा करता है और 24 घंटा ने पूरा एक चक्कर लगाता है, कितना घूमता है? 360 डिग्री। जब वो 12 घंटा घूम ले, क्या डिग्री घूम, क्या होगा वो? 180 डिग्री। क्या होगा वहाँ पे? मध्य रात्रि होगी। ध्यान दीजिए, किसी भी स्थान पर हम सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते, सब लोग जानते हैं। इस प्रकार घड़ी वॉच के द्वारा दिखाए गए समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा। उस समय क्या होगा? स्थानीय मान। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय यामोंतर लॉन्गिट्यूड मेरिडियन पर सभी स्थानों का स्थानीय मान क्या है? समान है, इक्वल है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोंतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। किस प्रकार होता है? हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है, ठीक है, 2 घंटा पहले निकलता है। गुजरात का जो है वहाँ पे 2 घंटे बाद निकलेगा। एग्जाम्पल के लीजिएगा आप कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितना होगा? 7 बजे होगा। मतलब 2 घंटा पहले हो जाता है सूर्योदय। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर है। कितना का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट में। इसको असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ 1 घंटा 45 मिनट पहले होगा सूर्योदय। इसलिए वह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से, माने देश का 2 भाग में बांट दीजिए और बीच की लाइन को बोल दीजिए ये क्या है? देश का मानक रेखा है। मध्य भाग से गुजरने वाली किसी मेरिडियन के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जिस तरह हम लोगों ने माना, इस यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत का समय क्या है? भारत का मानक समय क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। किस तरह निकाला? तो देशांतर निकाला। तो हम लोग को पता है कि 68 डिग्री, राउंड फिगर लिया, 68 डिग्री, फिर 67 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो जो हम लोग को रिजल्ट आया उसी को हम लोग को मान लिया कि भारत का ये मानक समय होगा। आगे बढ़ते हैं। इस मेरिडियन के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना है। इसको क्या नाम जानते हैं? भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ से कटता है वो जानते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर जो है भोपाल का है, मध्य प्रदेश में, छोटा सा शहर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएगा। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। 2 बजे अपराह्न शुरू होगा।
मतलब 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, ये ध्यान दीजिए बात है। तो 2 बज लंदन में जब 2 बज रहा है, शुरू हो रहा है, हम लोग के यहाँ कितना बजेगा? क्योंकि हम लोग का टाइम लंदन से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हम लोग लंदन से कौन साइड में है? पूरब साइड में, तो आगे होता है। तो 5.5 घंटा, 2 में 5.5 हो रही है 7.5 घंटा। अगर वहाँ 2 बजे मैच शुरू हो रहा है लंदन में, तो हम लोग का मैच कब शुरू होगा? 7:30 बजे। फिर से पढ़ दे रहे हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? बता चुके हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, हम लोग बता चुके हैं आपको। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के रूस में 11 मानक रेखाएं पृथ्वी को 1 घंटे वाला 24 समय में बांटा गया है। हम लोग बता चुके हैं 1 घंटा में 15 डिग्री।